हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपने ही चैनल पीपी स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का हिस्ट्री का मॉडल सेट क्वेश्चन, जो एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इस सब्जेक्ट का और सारे सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देने के पहले हमें कुछ जानकारी उपलब्ध करनी ज़रूरी है। तो चलिए सामान्य निर्देश हम लोग देख लेते हैं। तो पहला निर्देश है परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। सभी विद्यार्थी को अपने शब्दों में उत्तर देना है। दूसरा, कुल प्रश्न की संख्या 19 है, यानी कि 19 क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में, उसे लिखना है। और 1 से लेकर 7 तक का क्वेश्चन रहेगा, जो दो अंक का रहेगा, 2 नंबर का रहेगा। और इनमें से केवल 5 का आंसर देना है। अब नेक्स्ट में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। लघु उत्तरीय प्रश्न जो 3 अंक का 3 नंबर का होगा। 1 से लेकर 14 तक का क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। और 15 से लेकर 19 तक का क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, या 5 नंबर का होगा। अब चलते हैं, इसी के साथ हम लोग अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जो 2 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा, हमें यह 7 क्वेश्चन से 1 से लेकर 7 तक का क्वेश्चन में हमें केवल 5 का ही आंसर देना है। तो हम पूरी वीडियो बना लिए, इसीलिए सबका आंसर हम लोग दे लेंगे। आप लोग का मन जितना जो क्वेश्चन बनाना होगा आप लोग बना लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बाबर। मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हूल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 30 जून को। हूल दिवस 30 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरठ से। 1857 की क्रांति का शुरुआत मेरठ से हुई। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। दक्कन के गाँव में रैयतों ने बगावत कब की? तो 1857 ईस्वी में इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। मंगल पांडे ने कहाँ विद्रोह किया था? मंगल पांडे ने कहाँ से विद्रोह किया था? बैरकपुर से शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है, अकबरनामा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो यह 3 अंक का होगा और यह 3 अंक इससे मिलेगा। तो हमें जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको पॉइंट बना के हम लोग को लिखना है। तो पहला क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा, अकबरनामा मुगल बादशाह अकबर के दरबारी विद्वान अबुल फजल द्वारा लिखा गया इतिहास प्रसिद्ध ग्रंथ है। अकबरनामा एक ग्रंथ है। अकबरनामा का शाब्दिक अर्थ है अकबर की कहानी। अकबरनामा की शाब्दिक अर्थ है अकबर की कहानी। यह अकबर के शासन काल में लिखा गया प्रामाणिक इतिहास है, क्योंकि लेखक को इसकी बहुत सी बातों की निजी जानकारी थी और सरकारी कागजों तक पहुंच थी। जो इसको अकबरनामा को लिखने वाले को उसकी पूरी जानकारी थी
और यह इसीलिए वह अकबरनामा ग्रंथ लिखे थे। तो हो जाएगा अकबरनामा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, तो हम लोग को पॉइंट बना बना कर लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है 1857 की क्रांति के तत्कालिक कारण का वर्णन करें। तत्कालिक कारण का वर्णन करने के लिए बोल रहा है 1857 की। तो इसका आंसर देखते हैं हम लोग। 1857 के विद्रोह के तत्कालिक कारण में यह अफवाह थी कि 1853 की राइफल के कारतूस की खोल पर सूअर और गाय की चर्बी लगी हुई थी। यह अफवाह हिंदू एवं मुस्लिम दोनों धर्मों के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रही थी। यह राइफलें 1853 के राइफल के जखीरे का हिस्सा था। तो जो यह तत्कालिक कारण था कि 1857 की क्रांति में क्या हुआ था कि जो बंदूक रहता था उसके कारतूस में गाय और सूअर के चर्बी का इस्तेमाल किया गया था, इसीलिए 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ रहा है असहयोग आंदोलन के कारण बताइए। तो इसका उत्तर में लिखेंगे हम लोग पॉइंट बना के। असहयोग आंदोलन के कारण निम्न है। तो पहला हो जाएगा खाद्य सामग्री पर मूल्य की वृद्धि, दूसरा हो जाएगा अकाल और प्लेग की बीमारी, तीसरा हो जाएगा रोलेट एक्ट, चौथा हो जाएगा जालियांवाला बाग का हत्याकांड और पांचवा हो जाएगा चोरी चोरा हत्याकांड। तो असहयोग आंदोलन के यह निम्न कारण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। मौलिक अधिकारों के बारे में बताएं। मौलिक अधिकार के बारे में हमें बताना है। तो इसका आंसर देखते हैं। वे अधिकार जो लोगों के जीवन के लिए अति आवश्यक या मौलिक समझे जाते हैं उन्हें मूल अधिकार कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। प्रत्येक देश के लिखित अथवा अलिखित संविधान में नागरिक के मूल अधिकार की मान्यता दी गई है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछ रहा है अस्थायी बंदोबस्त की विशेषताओं का उल्लेख करें। तो इसका आंसर हो जाएगा अस्थायी बंदोबस्त की विशेषताएं निम्न है। सरकार ने जमींदारों और सिविल और दीवानी संबंधित मामले वापस ले लिए। जमींदारों को लगान वसूली के साथ साथ भूस्वामी के अधिकार भी प्राप्त हुए। सरकार को दिए जाने वाले लगान की राशि को निश्चित कर दिया गया, जिसे अब बढ़ाया नहीं जा सकता था। जमींदारों द्वारा किसानों से एकत्र किए हुए कर का 10/11 भाग सरकार को देना पड़ता था। शेष 1/11 भाग अपने पास रख सकते थे। तो यह हुआ अस्थायी बंदोबस्त की विशेषताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछ रहा पानीपत के प्रथम युद्ध पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध पानीपत नामक स्थान में जहीर उद्दीन बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था। पानीपत वह स्थान है जहां 12वीं शताब्दी के बाद के सभी निर्णायक युद्ध लड़े गए थे। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद ही भारत में बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी। पानीपत का युद्ध उन सभी लड़ाई में एक थी जिसमें मुगलों द्वारा बारूद, आग्नेय शस्त्र और तोपों का प्रयोग किया गया था। पानीपत के युद्ध के कारण हम लोग देखते हैं। पानीपत के युद्ध के कारण, पानीपत का प्रथम युद्ध का प्रमुख कारण बाबर द्वारा बनाई गई महत्वाकांक्षी योजनाएं थी। बाबर दिल्ली सल्तनत के लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली पर अधिकार स्थापित करना चाहता था।
12 अप्रैल 1520 ईस्वी को बाबर व इब्राहिम लोदी की सेनाएं पानीपत के मैदान में आमने सामने आ गई, जिनके मध्य 21 अप्रैल को युद्ध प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछ रहा है फार्मिंगर की 5वीं रिपोर्ट क्या है। फार्मिंगर की 5वीं रिपोर्ट क्या है। तो चलिए हम लोग आंसर को देखते हैं। जब ब्रिटिश का भारत पर राज था तब उस समय एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी संसद में, जिसे ब्रिटिश की 5वीं रिपोर्ट कहा जाता था। इस रिपोर्ट के अंतर्गत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों तथा उनका पूरा विवरण रहा करता था। इस रिपोर्ट में उस समय के किसानों एवं जमींदारों की अलग अलग प्रकार की अर्जियां भी होती थी तथा कलेक्टर द्वारा बनाई गई अलग अलग पत्र लेख तथा स्वराज विभाग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी थे और कुछ राजस्व विभाग का लेखा जोखा भी था। सांख्यिकी का इसलिए 5वीं रिपोर्ट महत्वपूर्ण रिपोर्ट में से एक थी, जो ब्रिटिश का जाने में जमींदारों तथा किसानों के लिए बनाई गई थी, जिसमें राजस्व विभाग से संबंधित कुछ प्रमुख हथकंडे थे। तो इसका आंसर हो जाएगा फार्मिंगर की 5वीं रिपोर्ट का आंसर यही हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हम लोग देख लेते हैं, इसका आंसर और क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा संस्थाल विद्रोह के बारे में विस्तार से बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा संस्थाल विद्रोह ब्रिटिश शासनकाल में जमींदारों द्वारा साहूकारों द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों के खिलाफ किया गया था। आदिवासियों के विद्रोह में संस्थानों का यह सबसे सशक्त विद्रोह था। भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र दामन ये काल के नाम से जाना जाता था। यह विशेष रूप से संस्थाल बहुल क्षेत्र थे। यहाँ के हजारों संस्थालों ने गैर आदिवासियों को भगाने और उनकी सत्ता समाप्त कर अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए जोरदार संघर्ष छेड़ा। यह विद्रोह संस्थाल के नेता सिंधु तथा कान्हू के नेतृत्व में किया गया था। विद्रोह भूमिकर अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले दुर्व्यवहार तथा जमींदार साहूकार आदि द्वारा किए जाने वाले अत्याचार के खिलाफ किया गया था। संस्थाल विद्रोह आर्थिक कारण के बिहार में उड़ीसा के वीरभूम, श्रीभूम, बांकुड़ा, मुंगेर, हजारीबाग और भागलपुर के जिले में हुआ था। अंग्रेज सरकार ने एक बड़ी सैन्य कार्रवाई के बाद 1856 ईस्वी में इस विद्रोह को दबाने में सफलता पाई। सरकार ने अलग संस्थाल परगना की मांग को मानकर क्षेत्र में शांति स्थापित की। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछ रहा है अकबर एक राष्ट्रीय शासक था कैसे। अकबर एक राष्ट्रीय शासक था कैसे। तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो इसका आंसर हम लोग सॉल्व करते हैं। अकबर पहला मुस्लिम सम्राट था जिसमें किसी धर्म या संप्रदाय को उन्नत करने के बजाय राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा दिया। उसने समस्त उत्तरी भारत को विजय करके एक सूत्र में बांधा तथा उसे समस्त राष्ट्र में समान कानून तथा समान शासक प्रणाली लागू की।
पहली बार हिंदू जनता को मुसलमानों के आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई। हिंदुओं पर जजिया कर हटा दिया गया। मुगल सम्राट अकबर ने राजपूत राजकुमारियों से न केवल विवाह किया बल्कि उसने उन्हें पूरी तरह हिंदू परंपराओं के अनुसार पूजा पाठ करने की अनुमति दी। दीन ये इलाह अकबर की धार्मिक सहनशीलता की चरम सीमा थी। उसने यह धर्म हिंदुत्व मुसलमानों में एकता स्थापित करने के लिए आरंभ किया था। इस सभी उपायों के कारण देश में राष्ट्रीय राज्य स्थापित करने में सफल हुए। इसलिए हम लोग यह कह सकते हैं अकबर एक राष्ट्रीय शासक था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछ रहा है स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का वर्णन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की भूमिका को महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए आंदोलन की अगुवाई की थी। महात्मा गांधी की शांतिपूर्ण और अहिंसक नीतियों ने ब्रिटिश शासक के खिलाफ स्वतंत्रता संघर्ष का आधार बनाया। दक्षिण अफ्रीका में भारत वापस आने के बाद गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा गांधी को भारत में चिंताओं और संघर्ष से परिचित करवाया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के अहिंसक अभियानों की एक श्रृंखला शुरू की गई थी। विरोध मुख्य रूप से नमक कर, भूमि राजस्व, सैन्य खर्चों को कम करने आदि के खिलाफ थे। चंपारण और खेड़ा आंदोलन 1918 में खेड़ा सत्याग्रह और चंपारण आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए गांधी के एक महत्वपूर्ण कदमों में से एक था। महात्मा गांधी गरीब किसानों के अनुरोध पर 1917 में चंपारण गए, जहां उन्होंने ब्रिटिश नील उत्पादकों से अपनी जमीन को 15% हिस्से पर नील उगाने और किराए पर पूरी फसल के साथ हिस्सा लेने की मांग की। एक विनाशकारी अकाल की पीड़ा में अंग्रेजों ने एक दमनकारी कर लगाया जो उन्होंने बढ़ाने पर जोर दिया। साथ ही गुजरात के खेड़ा में भी यही समस्या थी। इसलिए महात्मा गांधी ने एक गांव को सुधारना, स्कूलों का निर्माण, गांव की सफाई, अस्पतालों का निर्माण और कई सामाजिक कुरीतियों का खंडन करने के लिए गांव के नेतृत्व को प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया। ब्रिटिश पुलिस ने अशांति पैदा करने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सैकड़ों लोगों ने पुलिस थानों और अदालतों के बाहर विरोध रैली की। उन्होंने उसकी रिहाई की मांग की, जिसे अदालत ने अनिच्छा से मंजूर कर लिया। गांधी ने उन सभी जमींदारों के खिलाफ सुनियोजित विरोध का नेतृत्व किया जो गरीब किसानों का शोषण कर रहे थे। इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हम लोग देख लिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में पूछ रहा है भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताएं बताएं। भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताएं पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा, हम लोग पॉइंट में देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ।
भारतीय संविधान का निर्माण विशेष संविधान सभा द्वारा किया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक, पंथ निरपेक्ष एवं समाजवादी गणराज्य की स्थापना का बात कही गई है। भारत देश का संविधान में विभिन्न स्रोतों को किसी न किसी देश से लिया गया है, जैसे ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, अमेरिका से मौलिक अधिकार इत्यादि। भारतीय संविधान लचीला और कठोर दोनों है। भारतीय संविधान में भारत देश के नागरिक के लिए मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार भी दिया गया है। वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है। एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। स्वतंत्रता न्यायपालिका की स्थापना की गई है। इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 का भी आंसर देख लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछ रहा है भारत के विभाजन के प्रमुख कारणों का उल्लेख करें। भारत के विभाजनों के प्रमुख कारणों का उल्लेख करें। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। वर्ष 1947 के भारत विभाजन को भारत की एक अत्यंत दुखद घटना के रूप में जाना जाता है। अंग्रेजी प्रशासन के निरंतर प्रयासों के कारण सदियों से साथ रहने वाले हिंदू और मुस्लिम अपने मध्य धार्मिक मतभेदों को मिटाने में सफल नहीं हो पाए। अंग्रेजों ने मुस्लिमों को सहानुभूति प्रदान करने के लिए हिंदुओं और मुस्लिमों में भेद करना आरंभ कर दिया, जिससे हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच के मनमुटाव उत्पन्न होने लगे और वे एक दूसरे के लिए बाधाएं उत्पन्न करने लगे। विभाजन किसी देश की भूमि का ही नहीं बल्कि वहां रहने वाले समस्त नागरिकों की भावनाओं का भी होता है। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत आकर यह अनुभव किया कि कांग्रेस एक संयुक्त भारत का निर्माण और मुस्लिम लीग विभाजन चाहते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों में समझौता करना असंभव था। महात्मा गांधी द्वारा भारत विभाजन का विरोध किया गया, इसलिए माउंटबेटन ने पंडित नेहरू और सरदार पटेल को पाकिस्तान की स्थापना के लिए स्वीकृति प्रदान करवाई और नेहरू और पटेल ने बेगुनाहों की हत्या व उन पर अत्याचारों से अच्छा पाकिस्तान की स्थापना करना ही सही समझा। अंत माउंटबेटन द्वारा दोनों की सहमति प्रदान करते हुए 3 जून 1947 को भारत विभाजन की योजना का प्रकाशित कर दिया, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से भी जाना जाता है। 1947 भारतीय विभाजन की प्रमुख कारण। तो हम लोग प्रमुख कारण देखते हैं। पहला कारण है सांप्रदायिक दंगे, दूसरा कारण है मुस्लिम लीग की स्थापना, तीसरा कारण है पाकिस्तान की मांग, चौथा कारण है माउंटबेटन का प्रभाव, पांचवा कारण है कांग्रेस की त्रुटिपूर्ण एवं दुर्बल नीति। इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 90 तक देख चुके हैं। और सारे सब्जेक्ट का वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल पीपी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि सब स्टूडेंट के पास क्वेश्चन पहुंच सके और एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाए। जय हिंद।